हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का आपका फोर्थ चैप्टर है ये, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, वन्य प्राणियों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा 16वां लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो ऐसी वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से उगती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। तो इसमें आपका आ जाता है, अगर हम खेती की बात करें, कृषि की बात करें, तो वो प्राकृतिक वनस्पति के अंदर नहीं आता है, क्योंकि उसको हम लोग उगाने का एक प्रोसेस के तहत उसको उगाते हैं। लेकिन जो जंगल होता है, जो वन होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं। तो इस तरह से अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को विकसित होने में प्रभावित करते हैं। जैसे आपका पहला हो जाता है मृदा, दूसरा भूमि, तीसरा आपका तापमान, पहाड़ी तंत्र, वर्षा और ऊंचाई। ये सारे जो घटक होते हैं, कारक होते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो ये सारे कारक हमारे जो है वो किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं कि वो प्राकृतिक वनस्पति मुख्य कितने श्रेणियों में बटा हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो वो है आपका वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां जो होती है, कांटेदार। इन तीन ही प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति हमें देखने को मिलता है। जो वन होते हैं वो जिसमें वृक्ष जो होते हैं, वन में बड़े बड़े वृक्ष आते हैं। दूसरा आ जाता है आपका घास स्थल, जिसमें छोटे छोटे घास पाई जाती है। तीसरा आता है कांटेदार झाड़ियां, जो कि आपको ज्यादातर रेगिस्तान की तरफ, जो सबसे ज्यादा शुष्क प्रदेश होता है, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम इन सारे वनों को और उनके प्रकारों को देखेंगे। सारे प्रकार को एक एक करके देखते हैं। पहला आ जाता है वन। वन किसे कहते हैं? कि जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उत्पन्न वनस्पति होती है उसे हम वन कहते हैं, जिसके लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इनके वन के उगने के लिए दो कारक, दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो हो जाता है आपका तापमान, तापमान, और दूसरा जो कारक होता है वो है वर्षा। इन दोनों के होने के बाद ही वन का विकास होता है, ये उसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। इन दो ही कारकों के आधार पर वन में सघनता आती है और कुछ वन खुले स्थानों, खुले खुले होते हैं। ये दो कारक होते हैं आपके, तापमान और दूसरा वर्षा। तो वनों के प्रकार को देखिए इनके आधार पे। तो वन जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। पहला आपका हो जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये 6 आपके वन के प्रकार हैं। अब एक एक करके इन सभी को देखते हैं। जो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये किस तरह के वन है और कहाँ पर उगती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको वर्षा वन भी कहते हैं। वर्षा वन, इसको वर्षा वन भी कहते हैं। ये कहाँ उगती है? तो आपका जो भूमध्य रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश, वह उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये दो जगहों पे पाए जाते हैं, ये जो आपका भूमध्य रेखा है वहां, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये जो आपका क्षेत्र होता है, ये कौन सा क्षेत्र माना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। जो भी भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण
और 23.5 डिग्री जो उत्तर का क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र माना जाता है? ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और ये काफी गर्म होता है, ये गर्म प्रदेश होता है, गर्म क्षेत्र होता है। और यहाँ पे पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। इन पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो पूरी तरह से नहीं झड़ती है। इन क्षेत्र में जो भी वन उगते हैं उनकी जो पत्तियां होती है पूरे वर्ष में एक ही साथ नहीं झड़ते हैं, पूरे वर्ष में अलग अलग समय पे झड़ते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि पूरे वन हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनकी जो पत्तियां होती है, पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती है, पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती है। एक साथ नहीं झड़ती है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इन पेड़ों की विशेषताएं, इन वनों की विशेषता में यह काफी सघन होती है। सघन का मतलब होता है काफी घना होना, सघन का मतलब होता है घना, काफी डेंस होता है ये क्षेत्र। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो पेड़ होती है जितने, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, तो इस कारण से जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी वहाँ पेड़ ज्यादा उगेंगे। तो इस यहाँ पे पेड़ों की संख्या भी ज्यादा है और जो पेड़ की पत्तियां होती है वो एक ही साथ अपने पत्तियां नहीं गिराती है। इस कारण से ये जो क्षेत्र होते हैं काफी घने होते हैं और इससे इसी कारण से सूर्य का जो प्रकाश होता है वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये हमेशा ठंडा रहता है। इस वन के उदाहरण में आप अगर देखें तो ड्रिड कास्ट, जिसको कठोर कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, जैसे रोज वुड हो जाता है, आर्गोनिल्स हो जाता है, महोगनी, इस तरह के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं जो काफी कठोर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, इसको मानसूनी वन कहते हैं। दूसरा नाम इसका मानसूनी वन है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कभी कभी। स्थिति ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के क्षेत्र में मिलते हैं। इसे इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन का प्रभाव होता है। यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं। जल संचित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो दृढ़ काष्ठ वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? साल, सागवान, नीम तथा शीशम, ये इसके कठोर वृक्ष में ये चार आते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु में आपका बाघ, हाथी, शेर, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें आपको मेनली आपको क्या देखना है? उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं मानसूनी वन। दूसरा, यहाँ मौसम में काफी परिवर्तन होता है और यहाँ की जो पत्तियां होती है वो एक ही टाइम में अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं। दूसरा, यहाँ जो शुष्क मौसम होते हैं यहाँ वृक्षों की पत्तियां क्या होती है, शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां को गिरा देती है। अगला जो है हमारा थर्ड आ जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन ये कहाँ पाई जाती है? तो शीतोष्ण जो सदाबहार वन है ये मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश कहने का मतलब ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर आ जाता है 23.5 डिग्री और दक्षिण की तरफ भी 23.5 डिग्री। ये उष्ण कटिबंधीय आ जाती है। ये जो क्षेत्र होती है क्या है?
उष्णकटिबंधीय होती है। ये इसके बाद का जो क्षेत्र होता है 66.5 डिग्री, ये आपका शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। तो ये पूरा का क्षेत्र नहीं, इसके ऊपर जस्ट यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण क्षेत्र, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण की बात कही जा रही है। ये 23.5 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र होता है 66.5 डिग्री के बीच का, ये क्षेत्र आपका कहलाता है उष्ण शीतोष्ण सदाबहार वन। ये यह मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे आपका कौन कौन से देश हो जाता है, तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो जाता है, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। ये सब जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण सदाबहार वन का क्षेत्र है। यहाँ जो है आपका बाज, यहाँ जो पाए जाने वाली लकड़ियां होती है उसके बारे में अगर देखें, तो यहाँ बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम, ये दोनों प्रकार की होती है। वे कठोर भी होती है और मुलायम, दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की ये विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन की क्या विशेषताएं हैं। तो ये उच्च अक्षांश को की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये आपका 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का क्षेत्र। ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है आपका, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र आता है, जहाँ पे आपका उष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये आपका उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और चिली, पश्चिम यूरोप के प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिराते हैं। ये जो भी पर्णपाती वन होती है वो अपनी जो पत्तियां हैं वो शुष्क मौसम में झाड़ लेती हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ में कौन कौन से पेड़ आ जाते हैं, वो बाज, एस, बीज आदि आते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में आपका हिरन, लोमड़ी, भेड़िया। पक्षियों में आपका फिजेंट आ जाता है, मोनाल आता है। ये दो तरह की पक्षियां भी शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला हमारा आ जाता है भूमध्य सागरीय वन। पांचवा हमारा क्या है, भूमध्य सागरीय वन है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। इन तीनों ही महाद्वीपों में ये पाई जाती है। इस प्रदेश में आमतौर पर कौन कौन सी फलें उगती है, तो वो है संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। ये जितने रसीले ये होते हैं, फल होते हैं, वही यहाँ पे पाए जाते हैं, आदि फल पैदा किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जो आपका क्षेत्र है वहाँ ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेती है। भूमध्य सागरीय सागरीय वृक्ष शुष्क, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो शुष्क मौसम में और ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि यहाँ की जो पेड़ होती है वे अपने आप को ढाल लेती है। क्यों, क्योंकि वहां के पेड़ की जो छाले होती है वो काफी मोटी होती है और पत्तियां में वाष्पो उत्सर्जन का जो प्रक्रिया होती है वो उस इनकी पत्तियां उसको रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण क्या कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फलों की कृषि होती है, इस कारण से इस क्षेत्र को विश्व का फलोदान कहा जाता है। विश्व का फलोदान कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया था कि विश्व का फलोदान किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगला आ जाता है हमारा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन किसे कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध, केवल उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है।
ये क्षेत्र ऊपर की तरफ जो है वो उत्तरी गोलार्ध है। इस क्षेत्र में ये 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री, 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में आपका शंकुधारी वन उगता है। मीन्स ये जो क्षेत्र होते हैं वो काफी ठंडा होता है, ठंडा प्रदेश होता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हम ध्रुवों के नजदीक जाते हैं, तो यहाँ पे सर्दी काफी ज्यादा होती है। इन्हें टैगा टैगा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि टैगा वन किस वनस्पति का प्रकार माना जाता है, तो ये आपका शंकुधारी वन में आता है। टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ये लंबे भी होते हैं, लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। आपका जो शंकुधारी वन होते हैं वो लंबे नरम और नरम कास्ट वाले, मतलब कास्ट का मतलब लकड़ी होता है, तो नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कास्ट का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो लुगदी बनाने में, माचिस व पैकिंग के लिए जो बक्से बनाए जाते हैं उसमें वैसे लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो माचिस की तिल्ली होती है वो काफी मुलायम टाइप की लकड़ियों के बने होते हैं। चीर, देवदार इन वनों के मुख्य पेड़ होते हैं, चीर और देवदार। जंतु में अगर देखें तो रजत, लोमड़ी और मिंक और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है आपका वनस्पति का, तो वो आपका घास स्थल होता है। तो घास स्थल में भी प्रकार है। तो एक तो होता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण घास स्थल। ये दो प्रकार के घास स्थल है। तो जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये जो आपका भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, इसके दोनों साइड, उत्तर और दक्षिण दोनों साइड, क्योंकि ये सबसे गर्म वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए ये क्षेत्र का नाम क्या है, उष्ण कटिबंधीय। ये उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के किसी भी तरफ, उत्तर और दक्षिण किसी भी तरफ, ये घास स्थल उगते हैं। यहाँ घास की जो लंबाई होती है वो 3 से लेके 4 मीटर तक की होती है, 4 मीटर की लंबाई में होती है और की ऊंचाई तक होती है। इसके जो नाम होते हैं, ये घास स्थल अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। जैसे आपका पूर्वी अफ्रीका में इसको सवाना के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये नाम अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि पूर्वी अफ्रीका में इसको किस नाम से जाने जाते हैं, तो सवाना घास स्थल के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसको कंपोस्ट कहा जाता है और वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। ये 3 नाम आपको याद रखना होगा। ये आपके उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के नाम है। नेक्स्ट आता है आपका शीतोष्ण घास स्थल। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश का क्षेत्र कौन सा कहा कहलाता है, तो ये जो आपका ध्रुव रेखा है इसके ऊपर उष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध के बाद का जो हिस्सा होता है वो मध्य अक्षांश आता है, और इस क्षेत्र में ये शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बाकी जगहों पे किस किस नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ये याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अर्जेंटीना में इसको पैम्पास कहा जाता है, उत्तर अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहा जाता है, मध्य एशिया में स्टेपिस और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हर बार कोई ना कोई जगह का नाम पूछ लिया जाता है, और उस जगह के नाम स्थल में उस घास के मैदान को क्या कहा जाता है, या नहीं तो आपको इस तरह से जगह के नाम के साथ आपको मैच करने को दे दिया जाता है। तो इसलिए ये नाम आपको याद रखना होगा। थर्ड जो आ जाता है प्रकार, वो है आपका कटीली झाड़ियाँ। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ की पानी की कमी होती है, पानी कम होती है, गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, आपका शुष्क
इन क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां उगती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। आपको पता है कि जो आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वो किस तरफ पाया जाता है, वो आपका पश्चिम की तरफ पाया जाता है। तो ज्यादातर जितने भी रेगिस्तान है वो आपके पश्चिमी भाग किनारों पे ही स्थित है। गर्म मरुस्थल, जो मरुस्थल मतलब रेगिस्तान को कहा जाता है, यह हम ज्यादातर कहाँ स्थित है, तो आपका पश्चिमी किनारों पे स्थित है। तीव्र गर्मी और कम वर्षा के कारण वनस्पति काफी कम उगती है। यहाँ पे वनस्पति के कम होने के क्या कारण है, तो वर्षा और गर्मी, ये दोनों ही काफी ज्यादा होती है। इस कारण से वनस्पति कम उगते हैं, उगते भी है तो उसका ग्रोथ कम होता है, वो छोटे छोटे कटीली झाड़ियों के रूप में उगते हैं। टुंड्रा वनस्पति किसे कहते हैं, तो टुंड्रा वनस्पति वह स्थान जो अत्यधिक ठंडा होता है। ये ठंडे प्रदेश में उगने वाले वनस्पति होते हैं। टुंड्रा वनस्पति जो होते हैं, टुंड्रा ठंडे प्रदेशों में उगते हैं। ठंडे प्रदेश में उगती है। उस आपका यहाँ सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल किस तरह के वनस्पति होती है, ये काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियों के रूप में उगती है। छोटी झाड़ियों के रूप में ये पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो काफी कम समय के लिए होती है। ग्रीष्म ऋतु आपका काफी छोटा होता है, छोटा होता है। उसी दौरान ये वनस्पति उगती है। और इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहती है। ये वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका यूरोप में, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। आपको पता है कि टुंड्रा जो प्रदेशी है कि कहाँ पे पाई जाती है, तो ये काफी शीत क्षेत्र में पाई जाती है। शीतोष्ण शीत क्षेत्र, शीत कटिबंध जो है, शीत कटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं, तो सील, वालरस, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय उल्लू। ये जो जानवर है ये आपके शीत क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर है। तो टुंड्रा आपका ये आपके किस तरह के वनस्पति में आते हैं, तो ये आपके ठंडे रेगिस्तान में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक गर्म होता है, एक ठंडा रेगिस्तान होता है। जो गर्म रेगिस्तान में कैसी वनस्पति उगेंगे, कटीली झाड़ियों के रूप में उगती है। और टुंड्रा जो वनस्पति होती है वो उसका जो प्रकार होता है वो काई अलगी जो होता है उस तरह के लाइकेन और छोटी झाड़ियों के रूप में उगती है। और ये क्यों उगती है, क्योंकि वहां पे ध्रुवीय क्षेत्र होता है, काफी ठंडा प्रदेश होता है। इस कारण से वहां पे जो वनस्पतियों का जो साइज होता है पौधों का वो काफी छोटा होता है। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर था आपका वन्य जीव एवं वनस्पति एवं जीव जंतु के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ये आपका चैप्टर अब खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। ये आपका 7th क्लास का ज्योग्राफी चल रहा है। अब एक दो टॉपिक के बाद ये 7th क्लास ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 8th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।